Hello everyone. In this video, we are going to read the second chapter of class 7 English Literature and it's titled The Magic Bonbons. ये पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि ये bonbons क्या है. तो bonbons is a type of confectionery, is a type of sweet chocolate or dish that is eaten. It's like a candy. वो बिल्कुल टॉफीज की तरह होता है. तो दिस शॉर्ट स्टोरी इज अबाउट अ सीरीज ऑफ अम्यूजिंग. ये स्टोरी किस बारे में है? तो कई सारे अम्यूजिंग इवेंट्स होते हैं एक के बाद एक जब कुछ अनसस्पेक्टिंग पीपल ईट अ बॉक्स ऑफ बॉनबॉन्स. तो कुछ लोग जब ये बॉनबॉन्स खा लेते हैं तो एक के बाद एक घटनाएं घटती हैं. लेकिन वॉट इट इज अबाउट द बॉनबॉन्स दैट मेक एवरीवन गो क्रेजी. लेकिन आखिर इन बॉनबॉन्स में ऐसा क्या है कि सब लोग बिल्कुल पागल से हो जाते हैं? रीड दिस डिलाइटफुल स्टोरी बाय एल फ्रैंक बॉम. बी प्रिपेयर टू लाफ एज यू रीड. और ये आप पहले ही कह रहा है कि जब आप इसे पढ़ें तो हंसने को बिल्कुल तैयार रहें. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. बॉस्टन की कहानी है जहां पर एक ओल्ड और वाइज केमिस्ट रहा करते थे. उनका नाम था डॉक्टर ड्रॉज. वो मैजिक ट्रिक्स भी किया करते थे. वो काफ़ी ज़्यादा इंगेज थे मैजिक में. बॉस्टन में ही एक यंग लेडी भी थी. उनका नाम था क्लैरिबल सट्स, जिनके पास काफ़ी सारा पैसा था, थोड़ी सी चालाकी थी और एक इंटेंस डिज़ायर, बहुत ज़्यादा डिज़ायर था कि वो स्टेज पे कुछ कर सके. सो क्लैरिबल वेंट टू डॉक्टर ड्रॉज एंड सेड. तो वो डॉक्टर ड्रॉज के पास जाती हैं और कहती हैं कि मैं ना ही गा सकती हूँ, ना ही डांस कर सकती हूँ, एंड आई कैन नॉट रिसाइट वर्ड्स. ना तो मैं कोई कविता पढ़ सकती हूँ और ना तो पियानो ही प्ले कर सकती हूँ, ना तो मैं कोई एक्रोबैट कर सकती हूँ और ना तो मैं हाई किकर हूँ. लेकिन फिर भी मेरा एक इच्छा है कि आई विश टू गो अपॉन द स्टेज. व्हाट शैल आई डू? मुझे क्या करना चाहिए? मतलब वो कहती है कि मैं किसी भी चीज़ में अच्छी नहीं हूँ, बट आई वॉन्ट टू परफॉर्म ऑन स्टेज. तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? अब जो केमिस्ट हैं वो मौके को समझकर कहते हैं कि क्या आप इसमें जो खर्च आएगा वो उठाने को तैयार हो? सर्टेनली, अंकल डॉज आंसर्ड क्लैरिबल. अभी जो क्लैरिबल है वो बिल्कुल हंसते हुए कहती है कि हाँ, मेरे पास पैसे हैं और मैं बिल्कुल वो खर्च उठाने को तैयार हूँ. तो फिर डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि ठीक है, तुम कल दोपहर आओ 2 बजे. और वो उस पूरी रात प्रैक्टिस करते रहे, जिसे कि हम केमिकल सॉर्सरी कहते हैं. मतलब एक तरीके का केमिकल मैजिक और केमिकल्स को मिला करके कुछ तैयार करना. तो क्लैरिबल सेट्स अगले दिन आती हैं एंड इट इज़ रिटन वो 2 बजे आ जाती हैं और वो उन्हें एक छोटा सा डब्बा देते हैं जिसमें कुछ क्लोजली रिजेंबल्ड फ्रेंच बॉनबॉन्स, उसमें कुछ फ्रेंच बॉनबॉन्स रखे थे. अब जो ओल्ड मैन है वो कहते हैं कि देखो, ये साइंटिफिक एज है, ये प्रोग्रेसिव एज है, और जो आपका अंकल डॉज है उसने इसमें कुछ चीज़ें रखी हैं. नाउ वन ऑफ योर ओल्ड फैशन सॉर्सरर्स वुड हैव मेड यू सम नेस्टी. अगर आप किसी पुराने केमिस्ट या जादूगर के पास जाते तो वो कुछ ओल्ड फैशन आपको देता जो नेस्टी होता. वो आपको कुछ दवाइयाँ पिल्स खाने को देता. लेकिन मैंने इसमें आपके टेस्ट को ध्यान में रखते हुए, आपके कन्वीनियंस, आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ और डाला है. इसमें कुछ मैजिक बॉनबॉन्स हैं. इफ़ यू ईट दिस वन विद द लैवेंडर कलर, अगर आप ये लैवेंडर कलर का जो बॉनबॉन है वो खाएंगी तो आप डांस कर सकेंगी एज लाइटली एंड ग्रेसफुली एज इफ़ यू हैव बीन ट्रेंड अ लाइफ टाइम. अगर आप ये लैवेंडर कलर के आइसक्रीम को, आप इस कन्फेक्शनरी को खाएंगी तो आप एक बढ़िया डांसर बन जाएंगी. अगर आप पिंक वाला बॉनबॉन खाएंगी तो आप नाइटेंगल की तरह गाना शुरू कर देंगी. ईटिंग द वाइट वन विल इनेबल यू टू बिकम द फाइनेस्ट इलोक्यूशनिस्ट. अगर आप ये जो वाइट वाला जो बॉनबॉन है उसे खाएंगी तो आप बढ़िया कविताएं पढ़ने लगेंगी, और जो चॉकलेट वाला है वो खाने पर तो आप पियानोज प्ले करने लगेंगी, इतना बेहतर जो कि रूबिनस्टन भी नहीं प्ले कर पाता होगा. और जो 6th वन है लेमन येलो बॉनबॉन, उसे खाने के बाद तो आप कोई भी चीज़, यू कैन ईजिली किक 6 feet अबव योर हेड. मतलब आप एक्रोबैट भी कर सकेंगी. मतलब ये जो बॉनबॉन्स थे उसके बारे में डॉक्टर साहब ने बता दिया. आई हैव सेड द वाइज वन अ चेक प्लीज. अभी वो कहती है कि हाउ डिलाइटफुल, कितनी खुशी की बात है. क्लैरिबल, जो कि काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल मंत्रमुग्ध थी, शी वॉज इन रैप्चर्ड, वो कहती है कि आप सच में एक बहुत ही मोस्ट क्लेवर सॉर्सरर हैं. और उसने शी हेल्ड आउट हर हैंड फॉर द बॉक्स. उसने अपना हाथ बढ़ाया उस बॉक्स के लिए.
डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, लेकिन पहले चेक तो दीजिए, चेक प्लीज़। ओ यस, टू बी श्योर, हाउ स्टूपिड ऑफ मी टू फॉरगेट इट, शी सेड। वो कहती है कितना स्टूपिड है मेरे लिए कि मैं आपको पैसा देना भूल गई। डॉक्टर डॉज ने रिटेन द बॉक्स इन हिज ओन हैंड वाइल शी साइन। जब तक कि उसने उस चेक पे साइन नहीं किया, डॉक्टर डॉ ने भी उस डब्बे को अपने हाथ में ही रखा। आफ्टर विच ही अलाउड हर टू होल्ड द बॉक्स हरसेल्फ। मतलब चेक मिलने के बाद ही उसने हैंड ओवर किया वो बॉनबॉन्स का डब्बा। पूछती है वो कि क्या आप श्योर हैं कि आपने इन्हें इतना अच्छा, इतना स्ट्रांग बनाया है कि ये काम करेंगे? इट यूजुअली टेक्स अ ग्रेट डील टू अफेक्ट मी। वो कहती है कि काफ़ी समय लगता है कि कोई भी चीज़ मेरे ऊपर असर करे। डॉक्टर डॉज कहते हैं मेरा सिर्फ एक ही डर है, इज़ दैट आई हैव मेड देम टू स्ट्रांग, कि मैंने इन्हें कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग बना दिया है। फॉर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर बीन कॉल्ड अपॉन टू प्रिपेयर दीज वंडरफुल कन्फेक्शंस। क्योंकि ऐसा पहली बार है कि मैंने ऐसा कुछ बनाया भी है। क्लैरिबल कहती है कि ठीक है, मैं, चिंता की बात नहीं है, द स्ट्रॉन्गर दे एक्ट द बेटर आई शैल एक्ट माई सेल्फ। वो कहती है कि जितना अच्छा ये टॉफ़ीज़ काम करेंगी उतनी ही अच्छा मेरे लिए भी है, उतना ही अच्छा मैं भी काम कर पाऊँगी। शी वेंट अवे विथ आफ्टर सेइंग दिस। ऐसा कहकर वो चली जाती है शॉपिंग के लिए एक दूसरे दुकान में, जहाँ पर उसने वो प्रीशियस बॉक्स जो था वो रिबन्स के काउंटर पर रख दिया और इसके बारे में बिल्कुल भूल गई। तो जो लिटिल बेसी बॉस्टविक है वो काउंटर पे आए थे एक हेयर रिबन लेने के लिए, एंड लेड हर पार्सल्स बिसाइड द बॉक्स। और उन्होंने अपने कुछ पार्सल्स उस बॉक्स के बगल में रख दिए थे। जब वो वहाँ से गई, शी गैदर्ड, उन्होंने वो बॉक्स इकट्ठा किया विथ हर अदर बंडल्स एंड ट्रॉटेड ऑफ विथ इट। और वो उसके साथ अपने घर चली जाती है। मतलब वो जो बॉनबॉन्स का डब्बा था वो अब किसके पास चला गया? वो चला गया बेसी बॉस्टविक के पास। बेसी नेवर न्यू अंटिल आफ्टर शी हैड हंग हर कोट। बेसी को इस बारे में पता भी नहीं था जब तक कि उसने अपना कोट टांगा नहीं हॉल में और अपने पार्सल्स को गिना तो उसके पास एक ज़्यादा ही था। फिर उसने उसे खोल कर देखा और वो बिल्कुल एक्सक्लेम, बिल्कुल चौंक पड़ी थी, वाई इट्स अ बॉक्स ऑफ कैंडी। अरे ये तो टॉफ़ीज़ का डब्बा है, ज़रूर कोई इसे भूल गया होगा, कोई छोड़ दिया होगा। बट इट इज़ टू स्मॉल मैटर टू वरी अबाउट। लेकिन ये परेशान होने वाली बात कुछ नहीं। देयर आर ओनली अ फ्यू पीसेस, में तो 6 ही पीसेस हैं। सो शी डम्प्ड द कंटेंट ऑफ द बॉक्स इनटू अ bonbon dish that stood upon the hall table and picking out the chocolate piece, she was fond of chocolates, ate it daintily while she examined her purchases. तो उसने वो जो डब्बा था वो रख दिया, उसमें से एक चॉकलेट पीस उसने निकाला, क्योंकि उसे चॉकलेट्स खाने काफ़ी पसंद थे। उसे बिल्कुल एट इट डेंटली, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ खाया और अपने खरीदारी में व्यस्त हो गई। ये काफ़ी ज़्यादा नहीं थे, फॉर बेसी वॉज ओनली 12 years old and she has not trusted for her by her parents to spend much money at the stores. अभी इस लड़की ने ज़्यादा गिफ्ट्स या चीज़ें खरीदी भी नहीं थी, 12 साल की बच्ची थी ये बेचारी, तो उसके पेरेंट्स इसे काफ़ी कुछ खरीदने को अलाउ भी नहीं करते। बट वाइल शी ट्राइड ऑन द हेयर रिबन शी सडनली फेल्ट अ ग्रेट डिज़ायर टू प्ले द पियानो। अभी उसने कुछ ज़्यादा चीज़ें तो खरीदी नहीं थी, उसने खरीदा था रिबन। अब लेकिन उस चॉकलेट को खाने के बाद उसे पियानो प्ले करने का बड़ा मन हो गया। मतलब she had eaten which color of bonbon? It was a chocolate piece. उसने वो चॉकलेट वाला bonbon खा लिया था, जिसके बाद उसे पियानो बजाने का इतना इंटरेस्ट हो गया था जो वो कुछ बता ही नहीं सकती। अभी in the next page we get to see it's written द लिटिल गर्ल हैड विथ इनफाइनाइट पेन्स लर्नड। अभी तक तो इस बच्ची ने पियानो के बारे में थोड़ा बहुत ही सीखा था कि किस तरीके से दोनों उंगलियों को उस पर चलाया जाता है विद अ जर्की मूवमेंट ऑफ अ राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दैट फॉरगेट टू कीप अप एंड सो मेट ट्रीटफुल डिस्कॉर्ड। मतलब अभी तक उसे पियानो गेम में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब इस चॉकलेट बॉनबॉन के इन्फ्लुएंस में आ जाने के कारण शी सैट डाउन एंड रैन हर फिंगर्स लाइटली ओवर द कीज, प्रोड्यूसिंग सच एक्जिक्विजिट हारमोनी दैट शी वॉज फिल्ड विद अमेजमेंट एट हर ओन परफॉर्मेंस। लेकिन अब इस चॉकलेट मैजिक बॉनबॉन को खाने के बाद वो इतना ज़्यादा सरप्राइज्ड हो चुकी थी, इतना ज़्यादा वो अमेज्ड हो चुकी थी कि वो अपने ही परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रही थी। दैट वॉज द प्रील्यूड, ये तो अभी शुरुआत थी। द नेक्स्ट मोमेंट शी डैश्ड इनटू बेथोवेन्स 7th सोनाटा एंड प्लेड इट मैग्निफिशेंटली। अभी उसने बजाना शुरू भी नहीं किया था, अब वो बिल्कुल 7वें स्वर पे पहुंच चुकी थी, बिल्कुल हाईएस्ट पिच पे पहुंच चुकी थी और इसे बड़े ही बेहतरीन तरीके से बजाई जा रही थी। हर मदर इस अनयूजुअल बर्स्ट ऑफ मेलोडी, मतलब इस मेलोडी को सुनकर जो आमतौर पर कभी होता नहीं था, वो सीढ़ियों से नीचे आती हैं, केम डाउनस्टेयर्स टू सी विच म्यूजिकल गेस्ट हैड अराइव्ड।
वो ये देखने आती हैं कि भला ये कौन सा म्यूज़िकल गेस्ट है जो आया है, हु वॉज प्लेइंग सो डिवाइनली, जो इतने अच्छे से बजा रहा है। शी एन अटैक ऑफ पैल्पिटेशन, उसे तो बिल्कुल घबराहट हो रही थी हार्ट में, टू विच शी वॉज सब्जेक्ट, और उसे उसका आदत भी था, मतलब उन्हें एक घबराहट होती ही रहती थी। वो सोफ़ा पे बैठ जाती हैं अनटिल इट शुड पास अवे, और जब तक ये घबराहट दूर ना हो वो वहीं सोफ़ा पे बैठ जाती हैं। मीनवाइल बेसी एक पर एक गाने बजाई जा रही हैं, अनटायरिंग एनर्जी, मतलब वो बिना थके एक से एक गाने बजाई जा रही हैं। उन्हें म्यूज़िक पसंद आ रहा था, एंड नाउ फाउंड दैट ऑल शी नीडेड was to sit at the piano and listen and watch her hands twinkle over the keyboard. अभी उसे मज़ा आ रहा था कि वो देख रही थी कि उसकी उंगलियां अपने आप पियानो पे थिरक रही हैं और उसे कुछ करना भी नहीं था। ट्वाइलाइट डीपेंड इन द रूम, कमरे में अंधेरा घिरता जा रहा था, और बेसी के फादर आते हैं, अपना हैट टांगते हैं, अपना ओवरकोट टांगते हैं और अपना छाता रैक में लगाते हैं। फिर वो पार्लर में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कुछ कि ये कौन है जो प्ले कर रहा है पियानो। वो चौंक पड़ते हैं, ग्रेट सीजर, बट द मदर केम टू हिम सॉफ्टली विथ अ फिंगर ऑन हर लिप्स एंड विस्पर्ड, डोंट इंटरप्ट हर जॉन। लेकिन उसकी माँ आती हैं और उन्हें इंटरप्ट करती हैं कि उसे परेशान मत करो, आवर चाइल्ड सीम्स टू बी इन अ ट्रांस, वो ज़रूर किसी अलग ही दुनिया में है इस वक्त। डिड यू एवर हियर सच सुपर म्यूज़िक, क्या तुमने अब तक ऐसा कोई सुपर म्यूज़िक सुना भी है? उसके फादर कहते हैं, वाई शी इज़ एन इन्फेंट प्रोडिजी, मुझे तो पता है कि वो बचपन से ही बिल्कुल अजूबा है। शी इज़ एन इन्फेंट प्रोडिजी, gasped the astounded father as they stood listening to senator arrived. जब वो लोग उस म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे थे तो सीनेटर आते हैं, क्योंकि उनको उस रात खाने पर निमंत्रण दिया गया था। एंड बिफोर ही हैड टेकन ऑफ हिज कोट, अभी उन्होंने अपना कोट उतारा भी नहीं था, एक येल प्रोफेसर भी आए थे, अ मैन ऑफ ग्रेट लर्निंग एंड स्कॉलरली अटेनमेंट्स ज्वाइन द पार्टी। बेसी प्लेड ऑन, बेसी अभी भी अपना म्यूज़िक बजाए जा रही है, और चारों ही जो एल्डर्स हैं घर में बिल्कुल साइलेंट और बिल्कुल अमेज्ड सुन रहे हैं उसके गाने को। मिस्टर बोस्टविक जो काफ़ी भूखे थे, उन्होंने बोनबोन डिश लिया जो कि टेबल पे रखा था, और उन्होंने वो पिंक वाला बोनबोन खा लिया। द प्रोफेसर वॉज वॉचिंग हिम, प्रोफेसर भी उन्हें देख रहा था। सो मिस्टर बोस्टविक कर्टियसली हेल्ड द डिश टुवर्ड्स हिम, तो प्रोफेसर ने, अब जो कि प्रोफेसर उनकी तरफ देख रहे थे, तो उन्होंने एक चॉकलेट मिस्टर बोस्टविक ने कर्टियसली उस प्रोफेसर की तरफ भी बढ़ा दिया। प्रोफेसर ने लेमन येलो पीस खाया और सेनेटर ने भी अपना हाथ बढ़ाया, उन्होंने लेवेंडर पीस वाला लिया। उन्होंने इसे खाया नहीं, हालांकि उन्होंने सोचा कि ये उसे बर्बाद क्यों करें, क्योंकि इससे उनका खाना स्पॉइल हो जाएगा, तो उन्होंने अपने पॉकेट में रख लिया। मिस्टर बोस्टविक स्टिल इंटेंटली लिसनिंग टू हर डॉटर एंड विदाउट थिंकिंग टुक द रिमेनिंग पीस। मिसेस बोस्टविक ने भी बिना ये ध्यान दिए हुए कि मतलब वो अपनी बेटी का गाना सुन भी रही थी, और उन्होंने अनचाहे में एक टॉफ़ी उठा भी ली, विच वॉज द वाइट वन, एंड स्लोली डिवोर्ड इट, और उन्होंने इसे खाना भी शुरू कर दिया। द डिश वॉज नाउ एम्प्टी, अब वो 6 के 6 जो डिशेस थे वो ख़त्म हो चुकी थी, और क्लैरिबल सर्ड्स प्रीशियस बोनबोन्स हैड पास्ड फ्रॉम हर पोसेशन फॉर एवर। और ये जो भी बोनबोन्स थे वो क्लैरिबल सर्ड्स के थे, लेकिन अब वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके थे। तभी मिस्टर बोस्टविक जो एक बड़े मैन थे, वॉज अ बिग मैन, बिगन टू सिंग इन अ श्रिल, जो एक भारी भरकम पर्सन थे लेकिन बिल्कुल पतली सी आवाज़ में गाना शुरू कर दिया उन्होंने, ट्रेमोलो सोप्रानो वॉइस। इट वॉज नॉट द सेम सॉन्ग बेसी वॉज प्लेइंग, हालांकि ये सॉन्ग नहीं था जो कि बेसी बजा रही थी पियानो पे। और जो डिस्कॉर्ड था वो इतना शॉकिंग था कि प्रोफेसर को हंसी आने लगी, और सेनेटर ने पुट हिज हैंड्स टू हिज ईयर्स एंड मिसेस बोस्टविक क्राउड इन अ हॉरिफाइड वॉइस। मतलब ये जो गाना था वो इतना मिसमैच्ड था कि सब लोग बिल्कुल ऊब गए। एक ने कान बंद किया तो उनकी वाइफ चिल्ला पड़ी, विलियम। नाउ व्हाट हैपेंस लेटर, हर हस्बैंड कंटिन्यूड टू सिंग, लेकिन उनके जो हस्बैंड थे, क्योंकि उन्होंने बोनबोन खा लिया था, तो अब वो बिना गाना गाए रह ही नहीं पा रहे थे, एज इफ एंडेवरिंग टू इम्यूलेट द फेमस क्रिस्टियन निल्सन, एंड पेड नो अटेंशन वॉट एवर टू हिज वाइफ और हिज गेस्ट। और ना तो वो अपनी वाइफ को सुन पा रहे थे और ना तो वो गेस्ट्स की सुन पा रहे थे। फॉर्चुनेटली जब डिनर गॉन्ग बजा, खाने की घंटी बजी, नाउ साउंडेड, एंड मिसेस बोस्टविक ड्रैग्ड बेसी फ्रॉम द पियानो एंड अशर्ड हर गेस्ट्स इनटू द डाइनिंग रूम। तो मिसेस बोस्टविक बेसी को खींचकर पियानो से डाइनिंग रूम में ले गई। मिस्टर बोस्टविक भी पीछे पीछे आए, और अब वो अभी गाना गा ही रहता था, लास्ट रोज ऑफ समर एज इफ इट हैड बीन एन एनकोर डिमांडेड बाय द 1000 डिलाइटेड हियर्स। ऐसा लग रहा था मानो कि हज़ारों श्रोता हैं जो उसके गाने को सुनना चाहते हैं, और वो एक से एक बढ़कर गाने
गाए जा रहे थे। द पुअर वुमन वॉज इन अ डिस्पेयर। जो बेचारी महिला थी वो काफ़ी उदास, जो कुछ भी वो देख रही थी अपने इस हस्बैंड के अनडिग्निफाइड एक्शंस, अजीबोगरीब व्यवहार को, एंड वंडर्ड व्हाट शी माइट डू टू कंट्रोल हिम, और सोच रही थी कि वो कैसे इन्हें कंट्रोल करे। द प्रोफेसर सीम्ड मोर ग्रेव देन यूजुअल। प्रोफेसर अभी पहले से ज़्यादा ही परेशान थे। जो सेनेटर का फेस था वो एक ऑफेंडेड एक्सप्रेशन, मतलब वो भी काफ़ी नाराज़ चल रहे थे। बेसी अभी भी टेबल पे ही अपनी उंगलियों को थिरका रही थी। शी वांटेड टू प्ले द पियानो, जैसे कि वो अभी भी पियानो ही बजाना चाह रही हो। फर्दर इट इज़ रिटन दैट मिस्टर बोस्टविक मैनेज टू गेट देम ऑल सीटेड। मिसेस बोस्टविक ने कैसे भी करके उन सभी को बैठने को तैयार कर लिया। हालांकि उनके हस्बैंड जो थे वो अभी भी दूसरी दुनिया में थे। एंड देन द मेड ब्रॉट इन द सूप, और तभी मेड सूप लाती है। When she carried a plate to the professor, he cried in excited voice. अभी प्रोफेसर ने भी एक बोन खा रखा था, वो किकिंग वाला बोन। तो जैसे ही सूप उनकी तरफ आता है वो कहते हैं होल्ड इट हायर, इसे थोड़ा ऊपर रखो, हायर आई से, थोड़ा और ऊपर रखो। एंड स्प्रिंगिंग अप ही गेव द प्लेट अ सडन किक दैट सेंट इट नियरली टू द सीलिंग। और उन्होंने इतनी ज़ोर से उस प्लेट को मारा कि वो बिल्कुल जाकर के छत में टकराता है, और जहाँ से जो डिश था वो पूरा फैल जाता है बेसी के ऊपर, उस मेड के ऊपर, और सैकड़ों टुकड़ों में वो प्रोफेसर के सिर पे भी जाकर के गिर पड़ता है। एट दिस एट्रोशियस एक्ट, इस अजीब से एक्ट पे सीनेटर अपनी सीट से उठते हैं एक्साइटमेंट में और घबराहट में, और होस्टेस की तरफ घूर पड़ते हैं। कुछ समय तक मिसेस बॉस्टविक हैड बीन स्टेयरिंग स्ट्रेट अहेड। कुछ समय तक तो बिल्कुल बुझे हुए एक्सप्रेशन के साथ, विद अ डेज्ड एक्सप्रेशन, वो देख रही थी। बट नाउ कैचिंग द पार्टी द इवनिंग बिफोर, इट इज़ रिटन, बट नाउ कैचिंग द सीनेटर्स आई शी बोर्ड ग्रेसफुली। लेकिन जब सीनेटर उनकी तरफ घूर रहे थे तो वो बिल्कुल गर्दन झुका करके नीचे खड़ी थीं, और उन्होंने भी द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड गाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने भी वो चॉकलेट खा लिया था जो कि इलोक्वेंस से जुड़ा था, मतलब पोएटिक रिसाइटेशन से जुड़ा था। सीनेटर बिल्कुल शडर्ड, बिल्कुल नाराज़ हो गए। इतना डिसग्रेसफुल रियोटिंग उन्होंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था। एक डिसेंट सी फैमिली का ऐसा व्यवहार उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उनको लगा कि उनकी जो इज्जत है वो दाव पर है, हिज रेपुटेशन वॉज एट स्टेक, और बीइंग द ओनली सेन, और उन्हें लगा कि यहाँ पर सिर्फ वही हैं जो एक दिमाग वाले इंसान हैं, सेन पर्सन हैं। तो वो उन्होंने कोई भी समय नहीं बिताया और वो वहाँ से चल पड़े। द मेड हैड रन अवे टू क्राई हिस्टेरिकली इन द किचन। मेड अलग ही चिल्ला रही है किचन में। मिस्टर बोस्टविक गाना गा रहे हैं, वो प्रॉमिस मी, और जो प्रोफेसर हैं वो ग्लव्स को कभी चैंडलियर पे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मिसेस बोस्टविक अपना गाना चेंज कर चुकी हैं, अब वो द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक गा रही हैं। एंड बेसी हैड स्टोलन इनटू द पार्लर, और बेसी चुपके से पार्लर में जाकर के पियानो प्ले कर रही है। द सीनेटर वॉज नॉट एट ऑल श्योर ही वुड नॉट क्रेजी हिमसेल्फ। सीनेटर को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो भी कहीं पागल ना हो जाए, तो वो चुपचाप से उस भीड़ भाड़ से, कन्फ्यूज़न से वो निकल करके अपने घर की तरफ भाग पड़ता है। दैट नाइट ही सैट अप लेट राइटिंग अ पॉलिटिकल स्पीच। उस रात उसे जागना पड़ा देर रात तक, क्योंकि उसे पॉलिटिकल स्पीच लिखना था। अगले दिन उसे ये स्पीच फेन्यूअल हॉल में देना भी था, लेकिन उसका एक्सपीरियंस जो था उन बॉस्टविक्स के साथ उसने बिल्कुल बेचैन कर रखा था, और उन्हें कुछ भी थॉट्स मिल ही नहीं रहे थे। ऑफन ही वुड पॉज एंड शेक हिज हेड पिटिंगली एज ही रिमेंबर्ड द स्ट्रेंज थिंग्स ही हैड सीन इन दैट यूजुअली रिस्पेक्टेबल होम। जो कुछ भी उसने देखा था एक ऐसे घर में जो आमतौर पर सम्मानित घर माना जाता था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। द नेक्स्ट डे ही मेट मिस्टर बॉस्टविक इन द स्ट्रीट। अगले दिन वो मिस्टर बॉस्टविक से मिलते हैं सड़कों पे, बट पास्ट हिम बाय अ स्टोनी ग्लेयर। ही फेल्ट ही रियली कुड नॉट अफोर्ड टू नो दिस जेंटलमैन इन द फ्यूचर। अगले दिन जब वो मिलते हैं तो दोनों का व्यवहार ऐसा था मानो कि वो उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हों, वो बिल्कुल अनभिज्ञ हों उस पर्सन से। मिस्टर बोस्टविक वॉज नेचुरली अपसेट। मिस्टर बोस्टविक काफ़ी अपसेट थे, हालांकि उनके माइंड में ये अब भी चल रहा था उन्होंने कुछ रात में जो किया था। क्वाइट अनयूजुअल ऑकरेंसेज एट हिज डिनर। फर्दर इट इज़ रिटन द इवनिंग ही डिड नॉट नो वेदर टू रिसेंट द सीनेटर्स बिहेवियर और नॉट। और उन्हें पता नहीं था कि सीनेटर का बिहेवियर क्या होगा उनके लिए।
अब अगले दिन पॉलिटिकल मीटिंग होनी थी। मुख्य आकर्षण यही था अगले दिन का। सीनेटर्स इलोक्वेंस वॉज वेल नोन, और सभी कोई सीनेटर के इलोक्वेंस से काफ़ी परिचित थे। सो जो बड़ा सा हॉल था उसमें लोग खचाखच भरे थे, और एक कोने में बॉस्टविक की फैमिली बैठी थी, वो प्रोफेसर साहब बैठे थे। वो सभी थके बुझे हुए लग रहे थे। सीनेटर वॉज रेंडर्ड सो नर्वस, और सीनेटर तो उन सभी को देखकर इतना नर्वस हो गया कि उसने उनकी तरफ देखना ही छोड़ दिया। ही रिफ्यूज टू लुक इन द डायरेक्शन अ सेकंड टाइम व्हाइल द मेयर वॉज इंट्रोड्यूसिंग हिम। जब मेयर उन्हें इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो ग्रेट मैन सेट फिजिटिंग इन हिज चेयर, वो थोड़ा बेचैन से अपनी कुर्सी में बैठे थे। एंड हैपनिंग टू पुट हिज थंब एंड फिंगर इनटू हिज वेस्ट पॉकेट, तभी उन्होंने अपना हाथ अपने वेस्ट पॉकेट में डाला, शर्ट के पॉकेट में डाला। उन्हें वो लेवेंडर कलर्ड बॉनबॉन मिला, ही हैड प्लेस्ड देयर द इवनिंग बिफोर, जो कि उन्होंने कल शाम अपनी पॉकेट में रख लिया था। जिसमें उन्होंने सोचा कि दिस में क्लियर माई थ्रोट, ये शायद मेरा गला साफ़ कर दे। ऐसा सोचकर उन्होंने बॉनबॉन को अपने मुंह में रख लिया। कुछ ही मिनट में वो अपनी जगह पर से उठे। वास्ट ऑडियंस के बीच में माई फ्रेंड्स बिगन द सेनेटर इन अ ग्रेव वॉइस, वो एक गहरी आवाज़ में कहते हैं कि माई फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्प्रेसिव और इम्पॉर्टेंट ओकेज़न है मेरी लाइफ का। और फिर वो थोड़ी देर रुके, खुद को बैलेंस किया बाएं पाँव पे, और राइट लेग को हवा में ऐसे उछाला जैसे कि वो कोई बैले डांसर हो, जैसे कि कोई डांसर हो वो। देयर वॉज अ हम ऑफ अमेजमेंट एंड हॉरर फ्रॉम द स्पेक्टेटर्स, और जो स्पेक्टेटर्स थे वो काफ़ी सरप्राइज कि भला ये क्या हो रहा है, सेनेटर जिसे स्पीच देनी थी वो ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है। बट द सीनेटर अपीयर्ड नॉट टू नोटिस इट। He whirled around the tips of his toes, kicked right and left in a graceful manner, and started a bald-headed man in the front by rowing first row by casting a longing glance in his direction. और उन्होंने एक से एक अजीबो-गरीब डांस स्टेप्स किए। सडनली क्लैरिबल सेट्स भी वहीं पे थीं, जो वहाँ पे प्रेजेंट थीं। तो वो कह पड़ती हैं, वो बिल्कुल चिल्ला पड़ी और अपनी जगह पर ही उछल पड़ी। वो उस डांसिंग सीनेटर की तरफ उंगली करते हुए कहती हैं कि यही वो इंसान है जिसने मेरे बॉनबॉन्स चोरी किए हैं। सीज हिम, पकड़ो इसे, अरेस्ट हिम, डोंट लेट हिम स्केप, उसे भागने मत दो। बट द अशर्स रस्ट हर आउट ऑफ द हॉल, लेकिन जो अशर्स, जो गार्ड्स होते हैं, उसने उन्हें हॉल से बाहर निकाला जैसे कि वो बिल्कुल पागल हो चुकी हो। एंड द सीनेटर्स फ्रेंड सीज्ड हिम फॉर्मली एंड कैरिड हिम आउट ऑफ द स्टेज एंट्रेंस टू द स्ट्रीट। और सीनेटर्स के फ्रेंड्स ने उसे पकड़कर गाड़ी में बिठाया ताकि उसे घर भेजा जा सके, जो कुछ भी बेइज्जती हुई थी। वेयर दे पुट हिम इनटू एन ओपन कैरेज, उन्होंने उसे एक ओपन बग्गी में बिठाया और ड्राइवर को कहा कि इसे घर ले जाएं। लेकिन ये जो मैजिक बॉनबॉन का इफेक्ट था वो अभी भी काफ़ी पावरफुल था, इतना कि उस पुअर सेनेटर को कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा था खुद पे। वह बग्गी के पीछे सीट पे बैठा था और डांस कर रहा था रास्ते में जाते वक्त भी। टू द डिलाइट ऑफ द क्राउड ऑफ द स्मॉल बॉयज हु फॉलोड द कैरेज एंड द ग्रीफ ऑफ द सोबर माइंडेड सिटीजन्स who shook their heads sadly and whispered that another good man had gone wrong. अभी कुछ बच्चे थे जो उसकी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे, उसके डांस स्टेप्स को एंजॉय कर रहे थे, तो वो उनकी तरफ बड़ी खुशी से इशारा कर रहा था। और कुछ लोग थे जो उदास थे कि भला एक और इंसान पागल हो चुका था। इट टुक द सेनेटर सेवरल मंथ्स टू रिकवर फ्रॉम द शेम, कुछ महीने लग गए उस सेनेटर को इस शर्म से उबरने में जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। क्यूरियसली इनफ इट हैड नेवर हैड द स्लाइटेस्ट आइडिया, उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसा क्या हुआ था उस मोमेंट जिसने ऐसा कुछ कर दिया। परहैप्स इट वॉज फॉर्चुनेट द लास्ट बॉनबॉन हैड नाउ बीन ईटन, खुशकिस्मती कि जो लास्ट बॉनबॉन था वो भी खत्म हो चुका था। फॉर दे माइट हैव ईजिली अक्यूज्ड कॉज्ड कंसिडरेबली मोर ट्रबल देन दे डिड। ऑफ कोर्स क्लैरिबल वेंट अगेन टू द वाइज केमिस्ट, और हुआ बिल्कुल वैसा ही। क्लैरिबल अगले दिन उस वाइज केमिस्ट के पास दोबारा जाती है, एक चेक बनाती है मैजिक बॉनबॉन्स के लिए, और उसने शायद लिया भी होगा, और दूसरा जो उसने बॉनबॉन्स लिए उसने उसका बेहतर ध्यान भी रखा, क्योंकि अब वो एक फेमस वॉडेविले एक्ट्रेस बन चुकी थी। मतलब एक वो बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस बन चुकी थी, जो कि ना सिर्फ सिंगिंग करती थी बल्कि डांसिंग भी कर लेती थी, कॉमेडी भी कर लेती थी और एक्रोबैट्स भी कर लेती थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वेरी लॉन्ग स्टोरी। लिखने वाले हैं एल फ्रैंक बाउम। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो regarding question answer and other aspects of the story we shall look about in our regular classes. Till then, thanks and goodbye.